नमस्कार दोस्तों, रो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके लिए फिजिक्स का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, डिफेंस और अनेकों गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान। और अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा कैलोरी। आगे प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं या झुक जाते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 1/10। अगला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा घर्षण कम होने के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहन में द्रवचालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए हो जाएगा पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन सी हो जाएगा रैखिक समवेग संरक्षण। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 ऑप्शन ए हो जाएगा किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीस के। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उतना ही रहेगा, यानी अपवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड का कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? ऑप्शन बी हो जाएगा 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर यानी एचपी कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होगी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा -40 डिग्री।
अगला प्रश्न है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सी है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगी? ऑप्शन ए हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अंध स्थल में जल का क्या तापमान होगी? तो 4 डिग्री सी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन बी हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा संवहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वलत पैदा होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाप। प्रश्न है अगला, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम की किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जल की। अगला प्रश्न है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वाष्पन। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, शिखर पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा परिध्वनि का निर्धारण। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सी तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ध्रुवन। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा परावर्तन। अगला प्रश्न है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो बी हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो डी हो जाएगा मैक्सवेल ने। मैक्सवेल। सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किस समृद्धि के कारण है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किस किरण क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा परावर्तन। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तल। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय
अपने पीछे की ओर यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है, तब उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो 5, यानी थीटा बटा 360। और अगर सम संख्या है तो उसमें से -1 कर देंगे। अगला प्रश्न है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समांतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल और हरा। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोर्निया। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है, दृष्टिदोष से पीड़ित है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोपिया। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशित संचारण में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नतोदर यानी कन्वेक्स लेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी बनेगी? तो 21 जून को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता को दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिडेलरी लेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्ग। ओम का नियम क्या अभिभाषित करता है? तो डी हो जाएगा, धारा और वोल्टता दोनों को। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो डी हो जाएगा, टंगस्टन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो 6500 के, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न किस बनी होती है? तो सी हो जाएगा, सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है, यदि किसी पारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धचालक। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु प्रदूषण को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर। अगला प्रश्न है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, समस्थानिक।
अगला है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जर्कोनियम। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा यूरेनियम विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कुलिज नकीला का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक्स किरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मेनियम। अगला प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अतिचालकता। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आर्किमिडीज ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज के आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेडिकल डॉक्टर्स यानी व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सोनार का। अगला प्रश्न है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप। अगला प्रश्न है कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक्स किरण। अगला प्रश्न है अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा परमाणु घड़ियां। अगला प्रश्न है एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति क्या होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा डायोप्टर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाप नहीं है? तो बी हो जाएगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बल का। प्रश्न अगला है क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय किया जा जाए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 36 से 45 डिग्री कोण से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 160 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सी। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रुजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो सोनार। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सोनोग्राफी। अगला प्रश्न है वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी तक वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार
के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेद कर सकता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्रूस कांच। प्रश्न अगला है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच से होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, विकिरण की कण प्रक्रिया की पुष्टि किससे की जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिलीनियम। अगला प्रश्न है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दाब। अगला प्रश्न है, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा और इनमें से सभी। इन्हें बुलाने की घड़ी, पंखा, धुलाई मशीन। और आज का आखिरी प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मंदक के रूप में। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।